राहों में कांटे ही कांटे बिछ गए तो क्या, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा कम न होगा। ख्वाबों के परिंदे भरेंगे लंबी उड़ान, हौसलों का आसमां कम न होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। ईरान एक बार फिर से हाजिर हो लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शिक्षा का अधिकार की। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। इसके बाद संसद ने 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ और इस अधिकार को अनिवार्य किया। शिक्षा के अधिकार से मुझे बचपन का वो गाना याद आ गया। बड़ा ज्ञान से ना धन दूजा, करती दुनिया ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। चक्रवात मोंथा की बात। चक्रवात मोंथा का काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत तेज बारिश हुई। 43,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें पानी में डूब गईं। लगभग 83,000 किसान इससे प्रभावित हुए हैं। बिजली लाइनों और ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लगभग 2200 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है। कई पेड़ उखड़ गए। खासकर विशाखापट्टनम में हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। कई जिलों में अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। चक्रवात के सामान्य प्रभाव क्या क्या होते हैं? तटीय और निचले इलाकों में भारी बारिश और बाढ़, घरों, सड़कों, बिजली लाइनों और फसलों को नुकसान पहुंचता है। परिवहन, संचार और जरूरी सेवाओं में बाधा आती है। लोगों का सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना, किसानों, मछुआरों की आजीविका पर इसका खासा असर देखने को मिलता है। मौत, चोट और जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सितंबर में औद्योगिक वृद्धि में गिरावट। सितंबर में औद्योगिक वृद्धि यानी आईआईपी घटकर 4% रह गई, जो 3 महीनों में सबसे कम है। 2025-26 की पहली छमाही में वृद्धि केवल 3% रही, जो कम से कम 5 वर्षों में सबसे कमजोर है। खनन, प्राथमिक वस्तुएं और उपभोक्ता गैर टिकाऊ क्षेत्रों में गिरावट आई। खनन 0.45% घटा। उपभोक्ता गैर टिकाऊ क्षेत्र 2.9% गिरा और लगातार दूसरे महीने कमजोर रहा। भारत में SJ-100 यात्री विमान निर्माण की शुरुआत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC भारत में SJ-100 2 इंजन वाले यात्री विमान बनाने के लिए साथ काम करेंगे। हल इन्हें भारतीय एयरलाइंस के लिए बनाएगा, जिससे उड़ान योजना के तहत छोटे रूटों पर हवाई संपर्क बेहतर होगा। ये समझौता घरेलू यात्री विमान निर्माण में 1988 के बाद भारत की वापसी को दर्शाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) कहता है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीने या कम करे। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करे, तो वो कानून अमान्य माना जाएगा। ये नागरिकों को गलत या हानिकारक कानूनों से सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 13(2). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ये मतदाता सूचियां बनाने, चुनाव क्षेत्र तय करने और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सीटें आवंटित करने से संबंधित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कहता है? ये चुनावों के वास्तविक संचालन, जिसमें प्रशासनिक मशीनरी, चुनाव अपराध और विवादों तथा याचिकाओं का समाधान शामिल है, इसे नियंत्रित करता है। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 ये तय करता है कि भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, खोई जाएगी या दर्ज होगी। इसे कई बार बदला गया है ताकि जन्म, वंश पंजीकरण और प्राकृतिककरण से जुड़ी नियमों को अपडेट किया जा सके।
1986, 2003 और 2019 में बड़े बदलाव हुए, खासकर अवैध प्रवासियों और पड़ोसी देशों से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया। ये उन्हें जंगलों में रहने, संसाधनों का उपयोग करने और पीढ़ियों से इस्तेमाल की गई भूमि पर अधिकार देता है। इसका उद्देश्य पुराने अन्याय को ठीक करना और समुदायों को जंगल संरक्षण में शामिल करना है। दिल्ली में बादल बीजन परीक्षण। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कृत्रिम बारिश कराने के लिए बादल बीजन का प्रयोग किया। एक विमान ने बुराड़ी और मयूर विहार जैसे इलाकों में सिल्वर आयोडाइड और नमक के फ्लेयर छोड़े। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में बारिश बहुत कम हुई और एनसीआर में थोड़ी बूंदाबांदी हुई क्योंकि बादलों में नमी कम थी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी है। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। ये आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलावों की समीक्षा कर सिफारिश करेगा। नई वेतन बढ़ोतरी 1 जनवरी 2006 से लागू होने की उम्मीद है। विकसित महाराष्ट्र 2047। महाराष्ट्र कैबिनेट ने विकसित महाराष्ट्र 2047 योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बने। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इसमें कृषि, उद्योग और तकनीक के विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 37,952 करोड़ रुपए की रबी फसल सब्सिडी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएनके यानी फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरकों के लिए 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। इससे किसानों को डीएपी और अन्य गैर यूरिया खाद सस्ती कीमत पर मिलती रहेगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद हुई थी। इसे बाघों के संरक्षण को मजबूत करने और भारत के प्रोजेक्ट टाइगर को चलाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया गया था। इसने पहले की प्रोजेक्ट टाइगर स्टीयरिंग कमेटी की जगह ली। इसका मुख्य काम कानूनों को लागू करना और बाघ अभयारण्यों की निगरानी करना है। NSCN-IM नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा नागा लोगों का एक बड़ा संगठन है। यह 1988 में बना। इसका लक्ष्य सभी नागा क्षेत्रों, भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार को मिलाकर एक अलग देश नागालैंड बनाना है। सरकार और समूह ने 2015 में शांति समझौते की कोशिश की, लेकिन झंडा और संविधान जैसे मुद्दों पर मतभेद अभी भी बरकरार हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ भारत की विशेष बल है जो आपदाओं में मदद करती है। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत काम करती है। एनडीआरएफ बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाओं में बचाव, राहत और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम करती है। COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में बेलम, ब्राजील में होगा। ये UNFCCC के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 30वीं बैठक है। इसमें दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन पर हुई प्रगति की समीक्षा करने और आगे की कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए मिलेंगे। इसका मुख्य ध्यान जंगलों के संरक्षण और अमेज़न की सुरक्षा पर रहेगा। उन्नत मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0। चीन और आसियान ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए उन्नत मुक्त व्यापार क्षेत्र 3.0 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता कुआलालंपुर में आयोजित 28वें चीन आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न हुआ।
सुन्नी बांध। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट के सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान सतलुज नदी में अवैध रूप से मलबा डंप करने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई दिसंबर में तय की गई है। लोकतक झील मणिपुर। लोकतक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ये अपनी अनोखी तैरती द्वीपों को फुमदी के लिए मशहूर है। ये पौधों और मिट्टी के मिश्रण से बने होते हैं। सबसे बड़ी फुमदी पर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, और संघाई हिरण मणिपुर राज्य का पशु का आखिरी प्राकृतिक घर है। द हिंदू से कुछ मैप लोकेशन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। इसे आप एटलस पर लोकेट करें, इससे मैप की समझ बढ़ेगी और सारा खेल तो समझ का ही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दूं जाते जाते कि ये जो पूरी पीडीएफ फाइल है हमने कमेंट में डाला हुआ है, जहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।